हेलो बच्चों, तो मेंडल की जिंदगी की कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि वंशागति विविधता के सिद्धांत में मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं L3 जो कि इंपॉर्टेंट है और यहीं से शुरुआत होने वाली है मेंडल के नियम की। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और ये कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म होगा, इसकी मुझे भी अभी उम्मीद पता नहीं है कहाँ खत्म होगा। टॉपिक तो क्लियर है बट कितना लंबा चलेगा इसकी क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक जीन की वंशागति पढ़ने वाले हैं, मेंडल के प्रयोग की रूपरेखा पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन्होंने क्या प्रिपरेशन की थी इसके लिए। उसके बाद मेंडल के डायरेक्ट प्रयोग पढ़ेंगे और फिर पृथक्करण संयोजन का नियम या फिर प्रभाविता का नियम, दोनों ही एक साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक जीन की वंशागति। अब ये एक जीन की वंशागति क्या है, तो एकल संकरण को ही क्या कहते हैं, एक जीन वंशागति कहते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक है जो उसमें मेंडल के प्रयोग यही हेडिंग से शुरू किए हुए हैं, एक जीन वंशागति, फिर द्विजीन वंशागति, फिर बहुजीन वंशागति। तो वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं। तो एक जीन की जो वंशागति पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उसे ही हम एकल संकरण कहते हैं, ठीक है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हालांकि इसे हमने जो लास्ट शब्दावली पढ़ी थी उसमें अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने और डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। वो वाली भी लिख सकते हैं और ये वाली भी लिख सकते हैं। ऐसा संकरण जिसमें किसी एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूपों, ठीक है, अगर आपको विकल्पी रूप या जो ट्रेट्स है वो वर्ड याद नहीं रखना है तो आप ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, कि वंशागति का अध्ययन किया जाता है एकल संकरण कहलाते हैं। एकल मीन्स एक, संकर मीन्स क्रॉस करवाना यानी पर परागण कराना। और संकरण क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जब हमें जो संतति मिलती है, जैसे ये नर ये मादा, या मान लीजिए कि ये क्या है, मेल युग्मक है और ये फीमेल युग्मक है, इन दोनों के मिलन को तो हम क्या कह देते हैं, क्रॉस कराना या संकरण, ठीक है। और जो संतति हमें मिलती है, जो F1 F2 जितनी भी जनरेशन हमें मिलेगी, ठीक है, जो भी जनरेशन मिलेगी वो क्या होगी, इसके और इसके मिलन से बना हुआ कोई मिक्सचर होगा। तो संकरण का मतलब होता है मिक्सचर, इसीलिए हम इसमें यहाँ पे हमें क्या मिलता है, दोनों का मिक्सचर मिलता है, इसीलिए हम इसे संकर संतति कहते हैं। ये वर्ड भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और क्योंकि इनमें एक लक्षण का संकर हुआ है इसीलिए इसे एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड स्पीशीज कहेंगे या मोनोहाइब्रिड जनरेशन कहेंगे, ठीक है। इस बात को भी आप थोड़ा गौर करें कि ये एकल संकरण का मतलब क्या है, सिर्फ एक लक्षण से नहीं है, यहाँ पे जो मिल रहा है मिक्सचर उसको भी क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए, अब मेंडल ने अपने प्रयोग ऐसे ही नहीं शुरू कर देते कि आज सुबह उठे गार्डन में देखा मटर में लंबे छोटे पौधे हैं, चलो आज प्रयोग शुरू कर देते हैं। वो एक मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिशियन होने के नाते उन्होंने अपने प्रयोग की पूरी प्लानिंग की थी, पूरा रूपरेखा तैयार की थी कि मैं क्या क्या करूंगा। तो सबसे पहला उन्होंने जो निम्न चरण थे वो बताए थे कि पहले क्या करना है, शुद्ध जनकों में पर परागण कराना है, जिसे हम क्या कहेंगे कि संकरण कराएंगे वो, ठीक है। कृत्रिम संकरण पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कृत्रिम संकरण कैसे करवाते हैं, वी पुंसन, और मैंने कहा था आप उस टॉपिक को पढ़ के भी आइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो शुद्ध जनकों में कराना है, ये बात ध्यान रखें, ये शुद्ध जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जनक कैसे होने चाहिए, समयुग्मनजी होने चाहिए। अब समयुग्मजी विषम युग्मजी को मैं समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जब दोनों जीन्स एक जैसे हो, एक जैसे ट्रेड्स के हों तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, समयुग्मजी जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही, फिर से बोल रही हूं। और अगर दोनों जीन अलग अलग ट्रेड्स के हों, जैसे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो हम उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो शुद्ध रूप किसे कहते हैं, जो समयुग्मजी रूप होता है उसे ही शुद्ध रूप कहा जाता है। विषम युग्मजी को या तो संकर कह देते हैं, ठीक है, या अशुद्ध कह देते हैं। तो हमें जो जनक लेने हैं, मतलब जो नर और मादा युग्मक लेने हैं मटर के, वो कैसे लेने हैं, शुद्ध जनक लेने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कराया, प्राप्त F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया। अभी इसको प्रयोग करेंगे कि जब इनसे जो संतति प्राप्त हुई,
समयुग्मजों से। उसमें क्या करवाया, उसमें स्वपरागण करवाया, उसमें परपरागण नहीं कराया। थर्ड स्टेप, F2 पीढ़ी के लक्षणों का अध्ययन किया। F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया, जो तो दूसरी जनरेशन प्राप्त हुई, उसके लक्षणों को अच्छे से स्टडी किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने व्युत्क्रम संकरण द्वारा जांच की। अब ये क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रूपरेखा देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि शायद आपको किसी बुक के अंदर ये उनकी क्वालिटी नहीं मिलेगी, कि उन्होंने पुन्नेट वर्ग का प्रयोग किया। अब ये पुन्नेट वर्ग क्या है, तो बुक में जगह जगह पे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना, और 10th में आप पढ़ के भी आए, यहाँ पे टी, यहाँ पे ये, यहाँ पे स्मॉल टी, और ये है पुन्नेट। पुन्नेट भी लिखा हुआ है कहीं जगह, ठीक है। रॉजर पुन्नेट ने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये पुन्नेट वर्ग दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि जब हमें किसी संतति से, किसी जनक से प्राप्त संतति के जीनोटाइप प्राप्त करने हो, तो उसके लिए हम एक सरल गणितीय रूप से क्या कर सकते हैं, उनके जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं या उनकी स्टडी कर सकते हैं, और उन्हीं के नाम पर इसे क्या दे दिया गया, पुन्नेट वर्ग नाम दे दिया गया। यह एक ग्राफिक आलेख है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, हो सकता है किसी को कुछ समझ नहीं आए तो बोले कि पुन्नेट वर्ग क्या है, ये पूछ ले, और सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यह एक ग्राफिक आलेख है जिसके द्वारा किसी आनुवांशिक संकरण प्रयोग में संतति के सभी संभावित जीनों की गणना की जा सकती है, कैलकुलेशन की जा सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, पुन्नेट वर्ग को। और मेडल ने अपने प्रयोग में इन्हीं को यूज किया था, हालांकि दिए किसी और साइंटिस्ट ने थे, पुन्नेट ने, रॉजर पुन्नेट ने दिए थे। उसके बाद जो मैंने कहा कि हम क्या पढ़ेंगे, ये व्युत्क्रम संकरण क्या है इसको समझते हैं। तो व्युत्क्रम संकरण, अगर जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, व्युत्क्रमानुपाती पढ़े हैं, थोड़ी मैथ्स 10 तक पढ़ के आए। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, चेंज कर देना। तो यहाँ पे उल्टा क्या कर सकते हैं, अगर लक्षणों की वंशागति के अध्ययन में जनकों की अदला बदली कर दी जाए तो यह संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है, ठीक है। यह संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। अब इसकी क्या जरूरत थी ये जरा समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, आप है, चलिए आप है, आप अपने पेरेंट्स की संतान है। अब आपको कहते हैं कि जो इसकी आंखें हैं, जैसे आपकी अगर मदर की या फादर की किसी की आंख भूरी है, और अगर आप में भूरी आंख का कलर आया है, तो क्या कहेंगे कि इसकी मम्मी की आंख भूरी थी इसीलिए इसका कलर कैसा आया है, भूरा आया है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि भूरा कलर रेसिप्रोकल है या डोमिनेंट है, नहीं पता है। हो सकता है कि वो अप्रभावी लक्षण हो, और अप्रभावी लक्षण तो कब आएगा, जब मदर और फादर दोनों से सेम जीन आएगा, यानी कि आपके फादर में भी कहीं भूरी आंख वाला जीन होगा, तभी आपके अंदर भूरी आंख आई है। लेकिन हमें देखने से क्या लगता है कि ये तो मदर की मेहरबानी है ना। तो मेडल नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि जो संतति हमें मिल रही है वो उसकी मादा प्लांट की वजह से, यानी फीमेल प्लांट की वजह से आ रही है या मेल प्लांट की वजह से आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो संकरण वो कराते थे उसमें क्या करते थे, जैसे पहले में उन्होंने नर लिया, वो लंबा लिया, ठीक है, और मादा ली, वो छोटी ली, या छोटे हाइट वाली, ड्वार्फ वाली ली। उन्होंने संकरण कराया और फिर उन्हें पता चला कि लंबे पौधे बने, क्योंकि प्रभावी लक्षण लंबा है तो लंबे बनेंगे। तो अब देखने से क्या लग रहा है कि ये लंबा क्यों है, क्योंकि इसके नर युग्मक लंबे थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मादा में भी लंबेपन का कोई गुण हो, लेकिन कौन सी अवस्था में हो, विषम युग्मजीय अवस्था में हो, और वो प्रभावी तो तब भी करेगा। तो इसकी जांच कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बार में क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया। जैसे नर को छोटा ले लिया, छोटी हाइट वाला ले लिया, मीन्स मटर के केस में बात कर रहे हैं, और मादा को लंबा ले लिया। क्या कर दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। यही कह रहा है कि अध्ययन करने में क्या करते हैं, जो नर जनक है उनकी अदला बदली कर देते हैं। अब जो संतति प्राप्त हुई वो अभी भी कैसी हुई, लंबी। तो अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि ये लंबेपन का गुण इसको सिर्फ नर से नहीं मिला है,
इसको लंबेपन का गुण जो है वो मादा से भी मिल सकता है, ठीक है, मादा से भी आ सकता है, नर की मेहरबानी नहीं है, ये मादा में भी हो सकता है ये जीन हो। तो ऐसे उन्होंने चेंज कर करके जो है कितनी मतलब टाइम लगा होगा आप देखो, हर तरह से उन्होंने अपने केस को स्टडी किया, हर पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी नेगेटिविटी आ सकती थी वहां पे उन्होंने उसको क्रॉस चेक किया है। तो ये एक क्रॉस चेक करने का तरीका था कि कोई भी चीज गलत ना हो जाए। मैं कह रहा हूं प्रभावी है, लेकिन प्रभावी का मतलब ये नहीं कि लंबापन प्रभावी ही कैसे पता चला, भाई हमें तो इनकी जीनोटाइप पता ही नहीं है, हो सकता है ये लंबापन रेसिप्रोकल हो और फिर भी लंबा बन रहा है, और सॉरी लंबापन जो है वो क्या हो, अप्रभावी हो, और अप्रभावी के लिए तो दोनों स्मॉल टी होने चाहिए या दोनों कैपिटल टी होने चाहिए, तो हो सकता है इसको इसकी मदर से मिल रहा हो वो। तो ऐसे रेसिप्रोकल कर करके उन्होंने बताया कि कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है, और जनक के मिलने से ही संतति में जनकों दोनों के गुण आते हैं, खाली नर या खाली मादा के गुण नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने इस रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण से सिद्ध की। अब आ जाते हैं मेन हमारे जो मेंडल के प्रयोग है। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले जो उद्यान मटर थी यानी कि पायसम सेटाइवम पर अपने प्रयोग किए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो लिया सबसे पहले पहला स्टेप में उन्होंने क्या किया, दोनों जनक कैसे लिए, समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबा लिया एक, और एक समयुग्मजी बोना, जिसको ड्वार्फ भी कहते हैं, ठीक है। समयुग्मजी है तो अगर हम लंबे को कैपिटल टी टॉल से बताते हैं, तो अगर ये समयुग्मजी है तो दोनों क्रोमोसोम पे इसके जीन कैसे होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। आपको वो कहानी बता चुकी हूं मैं कि हर जीन के 2 पेयर होते हैं। अगर यहाँ पे लंबाई का जीन कैपिटल टी है और अगर हम बोल रहे हैं कि ये समयुग्मजी है, तो इसका मतलब समयुग्मजी यानी होमोलोगस है, तो होमोलोगस है तो दूसरा वाला जीन भी यही होगा कहीं, और दोनों होमोलोगस है तो ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी है, इसीलिए 2 बनाते हैं, ठीक है। 2 बनाने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए, 2 टी क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 2 जीन से, अभी हम सेपरेशन पढ़ेंगे तो ये बात आपको और समझ में आएगी, जो दूसरा वाला नियम पढ़ेंगे, इसीलिए 2 बनाते हैं। तो एक टी तो कैसा है, समयुग्मजी लेना है, इसलिए दोनों हमने कैसे ले लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरे में हमने क्या किया, वही सेम चीज 2 स्मॉल टी ले लिए और दोनों को क्या रखा, समयुग्मजी रखा। अब युग्मक यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी और दूसरे में स्मॉल टी लिया। अब युग्मक कैसे बनने, जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट है सबको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो इसके कितने युग्मक बने, एक टी ये है और एक टी ये है, तो कितने टी बने, एक ये वाला टी और एक ये वाला टी। दूसरे में कितने टी बने, 2 टी, एक ये वाला टी और एक ये वाला टी। अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या है, स्टार्टिंग में पुन्नेट टेबल यूज नहीं की कभी, लेकिन आपके पुन्नेट टेबल है तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। पुन्नेट टेबल से अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, छोटी बना रही हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मादा के दोनों युग्मक रख देते हैं। यह युग्मक अलग क्यों कर रहे हैं, गैमेट बन रहे हैं। गैमेट कैसे बनेंगे भाई, ये तो द्विगुणित अवस्था है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या होंगे, गुणसूत्र अलग होंगे। अभी समझाऊंगी मैं, सेल के अंदर भी जाने वाली हूं मैं, जब हम वो पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे। भाई 2 युग्मक बनेंगे ना, इसके 2 जीन बढ़ेंगे। जीन क्या होते हैं, जब मियोसिस होता है तो जीन अलग होते हैं, 11th में पढ़ के आए हुए हैं, तो ये 2 जीन अलग हो गए, तो ये मादा के 2 जीन और ये नर के 2 जीन। पुन्नेट टेबल से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक बार ये वाला एक बार ये वाला मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज, तो इस कैपिटल टी से इस कैपिटल स्मॉल टी को करेंगे तो वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी स्मॉल टी को करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो हो गई पुन्नेट टेबल की बात। हमने कैसे किया था, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि क्या करवाना है, क्रॉस संकरण कराना है। क्योंकि पहला वाला संकरण कैसा था, पर परागण था,
इसीलिए हम वांछित जनक ले रहे हैं। इसके हमने इस पुष्प के क्या कर दिए, पुंकेसर अलग कर चुके हैं, ठीक है, बैगिंग कर दी है, विपुंसन कर दिया है। और फिर हम ये अगर इसको नर मान रहे हैं तो ये मादा मान लीजिए, अगर इसको मादा मान रहे, क्योंकि उन्होंने दोनों चेंज भी किए थे व्युत्क्रम में। तो अगर इसको हम क्या मान रहे हैं, नर, और इसको मादा मान रहे हैं, तो हमने मादा के पुंकेसर काट दिए, इसका विपुंसन कर दिया और फिर इसके पुंकेसर लेकर इस पे डाले हैं। तो हमने संकरण कराया है, पर परागण कराया है, इंड्यूस, क्योंकि मटर में स्वपरागण भी होता है, ठीक है। अब ये संकरण कराया तो एक वाला ये टी और एक वाला ये टी, सबको एक एक बार आपस में मिलाना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये टी से ये टी मिला तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी टी से दूसरे स्मॉल टी को मिलाओ, ये देखो, फिर यही बना। इसके दोनों काम खत्म हो गए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो एक से दो को करवा दिया। फिर इस वाले को भी इन दो से करवाना है, तो इस वाले को अलग कलर से बना दो आपको थोड़ा सा, ये वाला और इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस वाले टी को फिर इस वाले छोटे वाले टी से कराएंगे तो फिर दोनों बार सेम ही चीज बने। देखो यहाँ पे भी 4 विषम युग्मजी बन रहे हैं, 4 यहाँ पे भी विषम युग्मजी। अब मेंडल को ये अंदर की कहानी तो पता ही नहीं थी, उन्होंने क्या देखा था, सिर्फ फिनोटाइप, यानी कि उन्होंने सिर्फ बाहर से जब देखा तो पाया कि सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे, ठीक है, लंबे थे। अब मैंने आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था, है ना, कि कैसे पता चला कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी थे। उन्होंने क्या अंदर घुस के देखा, नहीं, उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, किसी भी विषम युग्मजी, ये पीढ़ी कौन सी है, F1, किसी भी विषम युग्मजी, अब ये हमें अब पता है कि विषम युग्मजी है, उनको नहीं पता था विषम युग्मजी। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट संतति ली और किसी भी अप्रभावी मतलब बोनेपन वाला अप्रभावी था, उसके समयुग्मजी से, क्योंकि अप्रभावी कब प्रेजेंट होगा, जब वो समयुग्मजी होगा, ऐसी अवस्था में होगा तभी तो आएगा। तो उससे क्या करवाया उन्होंने, क्रॉस करवाया। जैसे यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, ये हमारा है तो यहाँ पे मैंने संतति का एक लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्मॉल टी। ये कौन है, अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक से करवाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में यही डिफरेंस है, टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी जनक लिया जाता है, बैक क्रॉस में कोई भी जनक ले सकते हैं, ठीक है। तो अप्रभावी जनक से कराया तो वही यहाँ पे भी क्या बनेंगे, वही 2 युग्मक बनेंगे, इसके भी 2 और इसके भी 2। एक कंडीशन है, केस 1 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, केस 1 कब, जब हम संतति को अप्रभावी जनक से करवा रहे हैं, जो कि टेस्ट क्रॉस है। इससे करवाया तो वही कहानी हो जाएगी, पहले इसको इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी टी को इससे करवाएंगे तो वापस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी बारी, इस टी को इस टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी, और वापस इसी टी को इसी टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी। 4 बन गए हमारे पास संतति। अब अलग कलर से लिखा है मैंने, देखो ये तो कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं, क्योंकि दोनों जीन्स इसके कैसे हैं, अलग अलग हैं। और ये दोनों कैसे हैं, सम, क्योंकि इसके दोनों जीन सेम है। अब जो संतति प्राप्त हुई आप देख रहे हो, ये कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी प्रभावी है, लंबे का गुण जो है वो प्रभावी है, तो ये दोनों पौधे दिखने में कैसे होंगे, लंबे। और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों पौधे दिखने में कैसे होंगे, बोने, क्योंकि ये कैसे अवस्था में आ चुके हैं, अब समयुग्मजी अवस्था में आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं 4 बच्चों में से 50% बच्चे कितने हैं, लंबे, और 50% बच्चे हैं बोने। आ गई बात समझ में, इस कहानी को समझे। अब जरा एक और केस समझो,
केस 2 टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं। हालांकि टेस्ट क्रॉस है, मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, वहां पे फिर से हम इसे समझेंगे कि मेंडल ने क्या किया। उन्हें तो सिर्फ लंबे दिख रहे थे, उन्हें कैसे पता चला कि ये विषम युग्मजी थे? तो उन्होंने एक बार तो ये केस किया, दूसरी बार ये किया कि वही हमारी संतति को ले लिया, यही इसमें से एक बीज को या पौधे को ले लिया, और अब क्या लिया? प्रभावी वाले को लिया। मतलब जो लंबा था, ये तो भाई बौना था दिखने में, तो पता चल गया था ये अप्रभावी और समयुग्मजी होगा। ये क्या लिया? शुद्ध लंबे, यानी कैपिटल टी लिया। दूसरा वाला केस अप्रभावी को नहीं, किसको लिया? अब प्रभावी लेकिन समयुग्मजी। अब इसकी कहानी सुनो। इस टी को इस टी से कराओ, अब मैं दो युग्मक नहीं बना रही, ठीक है, डायरेक्ट इस टी को इस टी से करवाया तो कैपिटल टी, फिर इस टी को दूसरे वाले टी से करवाया तो फिर कैपिटल टी, कलर चेंज कर रही हूं। अब इस वाले की बारी, इस टी को इस टी से करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर वापस इस टी को इस टी से करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका फिनोटाइप बताइए जरा, कैसे हैं ये? लंबे। क्यों? क्योंकि सब में कैपिटल टी आ रहा है, और कैपिटल टी आ रहा है तो भाई अप्रभावी वाला तो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो टेस्ट क्रॉस से ऐसे पता चलता है, अगर सारे पौधे लंबे हैं, अगर फिनोटाइप में जो हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं उसकी F1 पीढ़ी में अगर सारे पौधे लंबे हैं, इसका मतलब हमारा जो, क्योंकि हमने लिया क्या है? कैपिटल टी लिया है, यहाँ पे प्रभावी लिया है, तो हमारा जनक कैसा है? समयुग्मजी है। और ये कैसा है? इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सभी लंबे हैं, बोनेपन का गुण तो आ ही नहीं रहा, हमें अभी भी इसका जीनोटाइप पता नहीं चलेगा अगर हमने प्रभावी से कर दिया। इसीलिए टेस्ट क्रॉस को किससे किया जाता है? अप्रभावी से। यहां कैसे पता चला? देखो, ये तो था कैसा? लंबा था। हमारे हिसाब से इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाली या फिर ये वाली, लेकिन हमें जानना है कौन सी कंडीशन है। तो जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला? बोना मिला। इट मीन्स ये बोना आया कहां से? दिखने में तो ये लंबा था, लंबा होता अगर ये ऐसा होता तो संतति में अगर यही जीन होते, क्योंकि एक जीन इससे आ रहा है नर से, एक जीन मादा से आ रहा है, अगर ये कंडीशन ये होती तो कभी यहां से स्मॉल टी इधर आता ही नहीं, कहां से आया? अपने आप प्रकट होके तो आएगा नहीं। इसका मतलब हमने जो संतति ली थी उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल स्मॉल टी प्रेजेंट था, क्योंकि इधर से तो एक ही आना है और एक आने से तो इसका काम होगा नहीं। जैसे यहाँ से भी एक आ रहा है, लेकिन एक आने से तो इसका काम होगा नहीं। तो 101% संतति में स्मॉल टी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें बोने पौधे मिल रहे हैं 50%। क्योंकि अगर संतति में स्मॉल टी होता और प्रभावी ले लेते तो सारे पौधे लंबे ही होते। तो ये दो केस हैं टेस्ट क्रॉस के, इससे तो हमें पता चल जाता है कुछ भी नहीं। अप्रभावी से हमें इसका जीनोटाइप पता चल जाता है कि संतति में जीनोटाइप कैसा होगा, क्योंकि एक स्मॉल टी तो यहां से आ गया इसके युग्मक से, लेकिन नर का मादा से करवाना है ना, तो मादा में भी तो टी होना चाहिए, तभी तो बोना बन रहा है। तो ये बोना बनते ही ये फिक्स हो गया कि ये कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे हैं। तो ये सारे कैसे थे? विषम युग्मनज लंबे। ये क्या हुई? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के बाद क्या किया इन्होंने? F1 पीढ़ी के दो वापस पौधे उगा दिए और दोनों ही संतति में F1 के दोनों ही पौधों में क्या किया? वापस से क्रॉस कराया। ये क्रॉस कैसा था? ये स्वपरागण था। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई मिक्सिंग हो इनमें, हमें तो ये जानना था ना इसमें जीनोटाइप क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है। तो जब उन्होंने F1 पीढ़ी में वापस से क्या करवाया? स्वपरागण कराया, तो फिर वही कहानी, इसके भी दो युग्मक बनेंगे, इसके भी दो युग्मक बनेंगे। अब मैं टेबल बना दूं यहाँ पे, इसके कौन से दो युग्मक है? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। इसके कौन से दो युग्मक है? एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी को मल्टीप्लाई कराया तो कैपिटल टी बना। इस स्मॉल टी से इस कैपिटल टी को करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इस कैपिटल से इस स्मॉल को करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और फिर इस टी से इस टी को करवाया तो स्मॉल टी बना। ठीक है, अब इनका फिनोटाइप देखो,
जहां पे कैपिटल टी है वो तो लंबा होगा, जहां पे दोनों स्मॉल है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी है तो कोई डाउट ही नहीं है, कैपिटल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा होगा क्योंकि टी प्रभावी है तो छोटे वाले को कोई चांस ही नहीं है। ये भी लंबे होंगे तो हम यहाँ 2 कर दें, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, 1 2 ये दोनों, ठीक है। और एक है स्मॉल टी जो कि क्या होगा, बोना। तो जब F1 पीढ़ी से जो संतति प्राप्त हुई उसमें जब मेंडल ने संकरण कराया तो उन्हीं के होश उड़ गए कि भाई जब सारे ही लंबे लिए थे तो बोने कहाँ से आ गए। और तभी फिर उन्होंने टेस्ट क्रॉस करा के ये चेक किया कि ये लंबे तो थे लेकिन कैसे लंबे थे, ये विषम युग्मजी, तभी यहाँ पे बोना मिल रहा है जैसे यहाँ पे बोना मिल रहा था। अगर ये सम युग्मजी होते तो सभी लंबे मिलते इस केस से। और इसका रेशियो क्या आया, आप देखोगे कि कितने लंबे हैं यहाँ पे, 2 लंबे तो ये है क्योंकि 1 कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, ये 2 लंबे हैं, ये भी लंबा है छोटा है। तो अनुपात क्या हुआ, 3:1 लंबे और बोने का F2 पीढ़ी में, ठीक है, F2 पीढ़ी में। और यहीं से शुरुआत हुई। पहले नियम इस वाले से तो उन्होंने प्रथम नियम दे दिया था, प्रभाविता का नियम, लेकिन जब उन्होंने F2 करवाया तो उन्होंने दूसरा नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। ये 2 नियम इस वाले प्रयोग से आए। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, ये तो फिनोटाइप है, मतलब बाहर से देखने पे 3 लंबे और 1 छोटा मिल रहा है। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो क्या है, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, 3 केस है, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों तो सेम ही है। तो एक तो कैपिटल टी मिल रहा है, कैपिटल टी, एक 2 जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है ये दोनों, और एक जो है वो क्या मिल रहा है, स्मॉल टी, यानी कि 1:2:3। ये क्या है, इसका जीनोटाइप, क्योंकि ये जीन से पता चल रहा है हमें। देखने पे तो 3 लंबे और 1 बोना दिख रहा है, लेकिन जब जीन देखे तो एक सम युग्मजी है, एक विषम युग्मजी लंबे हैं, 2 विषम युग्मजी लंबे हैं और एक सम युग्मजी लंबा है। इसको हम क्या बोलते हैं, संकर लंबा भी बोलते हैं। ये जो मिक्सचर होता है ना जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं उसको संकर लंबा भी कहते हैं, क्योंकि वो विषम युक्त, संकर का मतलब वही मिला हुआ, क्योंकि इसमें 2 मिले हुए हैं। दिख भले ही लंबा रहा है लेकिन मिलावट है अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। टेस्ट क्रॉस एक बार फिर से समझा दिया, कैसे युग्मक बनते हैं इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में है ना, ये मेंडल के नियम बोना लंबा कुछ नहीं आता, कोई तीसरा ही लक्षण लाके दे देते हैं और कहते हैं गैमेट बनाओ बैठे बैठे। तो गैमेट बनाना सीख ले। ये जितना मेंडल का नियम यहाँ पे इजी लगता है ना, कंपटीशन एग्जाम में उतने पसीने छुड़ाता है, क्योंकि इसके बहुत ट्रिक्स है। जब कंपटीशन एग्जाम बड़े हाई लेवल के दोगे ना, पसीना छुड़वा देता है। नेट की बात कर रही हूँ, नीट की तो बात ही नहीं कर रही मैं। नेट लेवल जो लेक्चरर बनने के लिए दिया था ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हवाइयाँ उड़ जाती हैं वहाँ पे। मेंडल के लॉ आते हैं, जब मैंने दिया हुआ है, मेरे से पूछो, सारी बायो निकल गई थी मेरी पहली बार में, ठीक है। सारी बायो मेरे को लगा पढ़ाई नहीं जिंदगी में। मेंडल का नियम जो हम ऐसे हवाया, अच्छा मेंडल का नियम, जैसे अभी कई बच्चे क्लास ही अटेंड नहीं करोगे और मेंडल का नियम पढ़ा रही है, सब आता है। ये मेंडल का नियम है ना, नीट में भी आते हैं अच्छे खासे, लेकिन नेट के तो लेवल ही खतरनाक होते हैं। नीट भी जब क्लासेस शुरू करेंगे आपको करवाएंगे इसके मेंडल के जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मेंडल के लॉ से। चलिए, तो इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने क्या किया, अपने कुछ निष्कर्ष बताए कि क्या उन्होंने इसके निकाला। तो जो हमने देखा वही उन्होंने देखा नहीं, जो उन्होंने देखा वही हमने देखा, हम तो पढ़ रहे हैं। F1 पीढ़ी में केवल एक जनकीय रूप या पेरेंट फॉर्म, एक जनकीय, कोई एक ही जनक आता है, लंबा या बौना। वैसे लंबा आता है क्योंकि प्रभावी लंबा होता है, ठीक है। F2 में दोनों जनकीय रूप अभिव्यक्त होते हैं। जब हमने F1 से F2 करवाया तो आपने देखा लंबा और बौना दोनों मिले। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मेंडल के नियम के निष्कर्ष बताओ, तो बच्चे लिखने लग जाएंगे प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का निष्कर्ष पूछ रहा है भाई शॉर्ट में। नियम तो आएंगे ही अगर ज्यादा नंबर का है, लेकिन खाली 2 नंबर में निष्कर्ष पूछ लिए कि मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाले, तो ये निष्कर्ष है इसके, ठीक है।
और फिर पूछेंगे मैम वो तो 1 नंबर का था, उसमें इतने सारे नियम कैसे लिखे, 2 नंबर का था मैम, नियम कैसे डिस्क्राइब करें। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष मतलब होता है निचोड़, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देते हैं कि उन्होंने ये 3 नियम भी दिए इस निष्कर्ष के साथ। किसी लक्षण का वह वैकल्पिक रूप जो F1 में प्रकट होता है अर्थात प्रभावी रूप है, अपने वैकल्पिक अप्रभावी रूप की अपेक्षा लगभग 3 गुना अधिक आवर्ती प्रदर्शित करता है। मतलब जो रेशियो प्राप्त होता है वो क्या है, 3:1। जो प्रभावी होगा वो 3 गुना होगा अप्रभावी से, ये कहना चाह रहा है। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप 3:1, ठीक है, F2 पीढ़ी अभी हमने निकाली, और जीनोटाइप 1:2:1 होता है। चलिए अब बात करते हैं कि मेंडल के निष्कर्ष के बाद मेंडल ने कुछ नियम दिए। वही पहले वाले F1 से तो प्रभाविता का नियम लिया, फिर दूसरी बार विसंयोजन या पृथक्करण का नियम दिया या शुद्धिकरण का, तीनों उसी के नाम है। सबसे पहले देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम की परिभाषा कुछ ऐसी है, जब 2 विकल्पी लक्षणों वाले, विकल्पी मतलब वही भिन्न भिन्न ट्रेट्स, बार बार मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है, ट्रेट्स जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक कारक प्रभावी होकर अपने आप को प्रदर्शित करता है। ये जो हम शुरू से है ना जीन 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 करते आ रहे हैं ना, मेंडल को जीन के बारे में कुछ नहीं पता था। मेंडल ने इन जीन को एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं कारक, और इंग्लिश में उसे बोला था फैक्टर्स। उन्होंने जीन का कोई नाम ही नहीं लिया। वो तो अब हमें पता चल गया है तो हम होशियारी करते हैं, जीन इसमें ऐसा, जीन इसमें वैसा, जीन इसमें वैसा जीन। उनको तो सिर्फ एक कारक नाम याद था कि 2 कारक होते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उन्होंने सिंबल ले लिए थे। भाई हर बार लंबा बोनार ये लिखने की इतनी माथापोड़ी, कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट तो आलसी तो होता ही है, तो सिंबल लिख दिए थे। तो उन्होंने प्रभावी कारक होता है और दूसरा जो प्रदर्शित नहीं कर पाता है अपने आप को, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास में अगर बच्चे और टीचर है तो चलेगी किसकी, मेरी। तो क्या होता है, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो हमने जो मेंडल की जो चार्ट देखे थे उसमें आपने देखा था कि एक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रभावी होगा, और दूसरा हमेशा क्या होगा, अप्रभावी लक्षण या कारक होगा। प्रभावी दोनों कंडीशन में, मतलब सम युग्मजी में भी अपने आप को प्रदर्शित फिनोटाइप बताएगा और विषम युग्मजी में भी बताएगा। अभी मैं लास्ट में एक टेबल लाई हूँ इन दोनों के अंतर की कि क्या अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये हमेशा कैसा होगा, सम युग्मनजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसको क्या कहते हैं, रिसेसिव। इसमें आप लिखेंगे कैसे, पहले ये परिभाषा लिख देंगे, और अभी हमने जो पिछले बोर्ड पे की साली रामायण, कहाँ तक की, यहाँ तक की, F1 पीढ़ी तक का एग्जाम्पल देना है, इतना लिखना है। जब प्रभाविता का नियम लिखेंगे, जब दूसरा विसंयोजन का नियम लिखेंगे, तब आगे की कहानी लिखेंगे। सारा एक ही में मत लिख देना, लिखना कैसे है वो भी सीखो। F1 तक ही करना है प्रभाविता के नियम के एग्जाम्पल में। चलिए अब बात करते हैं पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, और इसी हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, जब F2 पीढ़ी में इन्होंने संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में संकरण से हमें क्या प्राप्त हो गया, अचानक बोना उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने बोला कि बोना तो भाई F1 में खत्म हो चुका था, आया कहाँ से, जब मैंने चीज ही खत्म हो गई तो वो अचानक प्रकट कैसे हुई। तो उनका दिमाग सनका और उन्होंने कहा कि जब जनकों से युग्मक बनते हैं तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में जीन्स जो है या कारक जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कोई भी कारक दूसरे कारक को पूरी तरह से मिटा नहीं पाता, उसका अस्तित्व नहीं मिटा पाता। अगर शुद्ध हिंदी में आप इसको लिखना चाहते हैं कि मेंडल ने कहा कि प्रथम पीढ़ी में जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, जनकों में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो एक युग्मक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, परंतु कोई भी युग्मक दूसरे युग्मक के अस्तित्व को बिल्कुल मिटा नहीं सकता। दूसरा युग्मक
कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, और इसे ही हम शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, पृथक हो जाता है, आगे जाके पृथक हो रहा है, दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो मिक्सचर से पृथक हो गया है, तो पृथक्करण का नियम कहा, जैसा कि हो चुका था। चलिए, जैसे कि मैंने आपको क्लास वाले एग्जाम्पल से दिया कि मैम अभी डोमिनेटिंग है, बच्चे चुप बैठे हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आएगा जब मैम क्लास से बाहर जाएंगी और बच्चे क्या करना शुरू कर देंगे, अपनी डोमिनेंसी दिखाना शुरू कर देंगे। तो वो दब नहीं गए, ऐसा नहीं कि मैम 2 घंटे क्लास अटेंड करके गई है तो बच्चे जिंदगी भर अब बोलेंगे नहीं, बच्चे वही हरकतें, ये लक्षण उनके बदलेंगे नहीं, ऐसे ही बोनेपन का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो सिर्फ डर के मारे अपने आप को शो नहीं कर रहा है। जैसे ही लंबे टी का असर खत्म, जो लंबा वाला है उसका असर खत्म हुआ, बोने वाले ने हल्ला मचा दिया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय एलील युग्मक के दोनों एलील, अब ये एलील एलील वर्ड लिखेंगे, 10th की तरह लक्षण फक्षण कुछ नहीं लिखेंगे, एलील लिखेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एलील क्या है। किसी जीन, किसी क्रोमोसोम पे उपस्थित एक ही लक्षण के दोनों जीन जो एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, चाहे उसके ट्रेट्स अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, एलील। तो दोनों एलील पृथक पृथक हो जाते हैं। हुए, हमने क्या किया, ये 2 एलील थे एक लक्षण के, दोनों को क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, ऐसे। तो युग्मक निर्माण हो रहा है भाई, ये अभी बताया, ये द्विगुणित था। जब युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक ये एन बनता है और एक ये एन बनता है, युग्मक बनते हैं ना, नर युग्मक मादा युग्मक। तो यह युग्मक बनने के टाइम दोनों जीन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। निषेचन के समय वापस इसका एक युग्मक और मादा का एक युग्मक, समय युग्मकों के यादृच्छिक संलयन, ये यादृच्छिक का मतलब क्या है, रैंडम। रैंडम मतलब कोई, हम यहाँ पे हम चारों केस स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है वहां पे कौन सा जीन किससे मिल रहा है, नर का कौन सा जीन मादा के कौन से जीन से मिल रहा है, ये हम नहीं बता सकते, इसीलिए स्टडी करनी पड़ेगी, जीनोटाइप की स्टडी करनी पड़ती है। ऐसे अजप्शन नहीं कर सकते हम कि अच्छा मम्मी गोरी है और पापा काले हैं तो बच्चा काला होगा कि गोरा, क्या आप बता सकते हो, नहीं, जब तक आप जीन नहीं देखोगे या बच्चा जन्मने के बाद उसका कलर देखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये रैंडम होता है, कारण उनकी युग्मिक अवस्था पूर्ण स्थापित हो जाती है, मतलब वो फिर से अपने आप को क्या करने लगते हैं, शो करने लगते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं आपको अभी एक समझा रही हूँ एग्जांपल देखिए। एलील किसी भी अवस्था में सम्मिश्र नहीं होते, मतलब क्या नहीं होते, कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते, मतलब मिक्स नहीं होते, ठीक है। वो हमेशा क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए मिक्स हो जाते हैं, जैसे युग्मक बनते हैं F2 पीढ़ी के या F1 पीढ़ी के, वो फिर से अलग हो जाते हैं। सम्मिश्र वंशागति या ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस को इस नियम से अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि ब्लेंडिंग जो वंशागति का सम्मिश्र नियम था, आप थोड़े से है ना हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो वंशागति में मेंडल ही नहीं है, बहुत से ऐसे थे, जैसे एक सॉरेंस थे। सॉरेंस ये कहते थे कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। एक सॉरेंस ने नियम दिया था, मतलब माँ बाप अगर बुरे हैं तो बच्चा भी बुरा होगा, माँ बाप अगर काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग करना। तो मेंडल ने इस नियम को खारिज कर दिया था सॉरेंस के, ठीक है। ऐसे लेमार्क ने भी दिए थे, पढ़े हैं आपने थोड़े 10th वगैरह में। तो काफ़ी नियमों को मेंडल ने धक्का दे दिया, और मेंडल के नियम को शो करने का श्रेय मैंने आपको बताया था उन वैज्ञानिकों को याद रखें, कार्ल कॉरेंस, डी व्रिज और शेरमार्क, ठीक है। अंतःयुग्मक किसी भी विशेषक के शुद्ध होते हैं, और किस बुक में उन्होंने सबसे पहले, उन्होंने तो बाद में किया, पब्लिश किस में होते हैं, ब्रून सोसाइटी, एक रॉयल ब्रून सोसाइटी थी, उसकी मैगजीन में सबसे पहले मेंडल के नियम प्रदर्शित हुए थे 1865 में। कई जगह 1866 भी लिखा हुआ है, मैंने देखा 1-2 बुक में, लेकिन मैक्सिमम बुक में 1865 लिखा हुआ है। इस कारण पृथक्करण के नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये सारे नाम रखो, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और एक और अभी आने वाला है इसी का नाम लक्षणों की शुद्धता का नियम, क्योंकि लक्षण शुद्ध हो गए, बोना लक्षण जो जात था वो जो कहीं छुप गया था वो वापस शुद्ध होकर अपने आप को प्रदर्शित कर लिया। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की प्यूरिटी को शो करता है। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ
वही पृथक्करण के नियम की, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी क्या होता है। मैम बोल रही युग्मक बनते हैं, जीन अलग हो जाते हैं, कहानी सुनो थोड़ी, है ना, क्योंकि मेरे को आपको आगे जेनेटिक्स पढ़ानी है। फिर आप हर कमेंट में डालोगे मैम समझ नहीं आया, तो अभी से शुरू जेनेटिक्स कर दो। देखो ये सेल का न्यूक्लियस है ना, इसमें क्रोमोजोम होंगे। क्रोमोजोम मैंने कहा क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे, क्योंकि पेयरिंग जब युग्मक बनते हैं तब क्या होता है, मैं मियोसिस पढ़ के आया हूँ ना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। हालांकि 11th में अभी क्लास नहीं डली है क्योंकि वो चैप्टर नहीं आया, लेकिन आए तो उसको दोबारा पढ़ना, ठीक है, और नहीं तो अभी बुक से पढ़ लो। तो होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस मतलब जिनके जीन्स एक जगह प्रेजेंट होंगे। तो ये जो गुणसूत्र है इसके क्या होंगे, जब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है तो आपने देखा है गुणसूत्र क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाते हैं। 11th याद करो, क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। क्या याद है कि क्रोमोसोम की क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिड बन जाते हैं। तो ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, ये एक गुणसूत्र है। इसका होमोलोगस अब बना रही हूं मैं, ये तो क्रोमेटिड है, दो एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड है, इसको ऐसे बता देती हूँ। इसका दूसरा होमोलोगस ये लो, ये और ये दोनों आपस में क्या है, ये होमोलोग, ये और ये दोनों होमोलोगस है, समयुग्मजी गुणसूत्र, ठीक है, तभी पेयरिंग होती है। अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ा है, समजात गुणसूत्रों में ही क्या होती है, पेयरिंग। तो ये समजात गुणसूत्र है, हिंदी में बता देती हूँ। ऐसे के ऐसे क्या होंगे, दो और होंगे, क्योंकि हमें तो 46 है, हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये ले रही हूँ, ये एक और इसका होमोलोगस ये दो, ठीक है, टोटल 4 है। क्रोमेटिड है ये वाली चीज क्या होती है, ये क्रोमेटिड होती है ये, और ये पूरा क्रोमोसोम है। तो बाकी इसका ये, इसको अगर 1 2 3 दे रहे हैं तो इसको 3 दे देते हैं और इसका 4। और ये किससे जुड़े होते हैं, वही सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ठीक है, थ्रेड जो फाइबर्स बन जाते हैं। मियोसिस 1 हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तो बाद में, प्रोफेज के भी फिर 4 होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, है ना, आपने पढ़ी होगी, है ना। तो वो जो है वो वाला केस चल रहा है। सबसे पहले क्या होता है, पहले तो क्रोमेटिड अपने आप को डबल करता है, ये डबल हो गए, समझ गए आप, ये डबल हो गए, ये एक था इसके 2 बन गए। क्रोमेटिड डबल होता है ना, द्विगुणित से 4 गुणित हो जाता है, अब ये 4 है, ठीक है, इससे हमें मियोसिस करवानी है। तो पहले वाले में क्या होता है, ये दोनों ऐसे अलग होते हैं, ऐसे आपने देखा। मेटाफेज, एक तो मेटाफेज आती है, मेटाफेज में तो ये बीच में आ जाते हैं, तो अभी बीच में ये धीरे धीरे क्या होंगे, सेपरेट होंगे, आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर, तो वो वाली कहानी मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं, ये सेल डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन, सॉरी सेल नहीं डिवीजन हुआ, सेल तो सबसे लास्ट में डिवाइड होती है। ये दो न्यूक्लियस बन रहे हैं ऐसे, यहाँ से अलग, तो ये मैंने यहाँ बना दिया, ये वाला यहाँ चला गया, इसको समझ लो बेटा, बहुत जरूरी है, अगर 11th में नहीं समझा। और ये वाला यहाँ चला गया, दोनों ऐसे गए ना, ऐसे, तो ये दूसरे नीचे वाला जो है वो ये रहा। ऐसे इस केस में हुआ, ऊपर वाला जो येलो था वो यहाँ आ गया, और नीचे वाला जो ग्रीन था वो यहाँ आ गया। ये हो गया मियोसिस 1, युग्मक बन रहे हैं, ये सेपरेशन हो गया। जो पृथक्करण का नियम हम पढ़ रहे हैं, कैसे पृथक हो रहे हैं, ये पृथक हो गए, ठीक है। अगर इसमें नर व मादा के थे, अगर इसमें नर व मादा के युग्मक बन रहे हैं अभी, तो ये युग्मक इधर चला गया। अब जरा सोचो कि अगर ये कैपिटल टी था ऊपर वाला, और इसको आपको सिंबल से समझाते हैं, और ये थे दोनों स्मॉल टी ऊपर वाले, ये कौन है, कैपिटल टी, और ये है स्मॉल टी। तो अब इधर कौन गए, इधर 2 कैपिटल टी गए हैं, और इधर स्मॉल टी गए। अभी तक तो कोई सेपरेशन नहीं हुआ, मियोसिस 1 चल रहा है। मेन सेपरेशन तो कहाँ होता है, मियोसिस 2 में होता है, ठीक है। अब दूसरा मियोसिस 2 की कहानी सुनो। मियोसिस 2 में क्या होगा, ये भी अलग होंगे और वो भी अलग होंगे, ठीक है। ये वाली सेल ही तो आती है, उसी सेल में तो फिर क्या होता है, इक्वल डिवीजन, ये समसूत्री विभाजनों के सेल बनती है। तो अब इस सेल की बात सुनो, ऐसा इसमें भी हो रहा होगा, पर हम इसमें देख लेते हैं। इसमें भी वही पूरी कहानी हुई, और ये दोनों खींचेंगे। अब मैं इसको अच्छे से बना लूं थोड़ा, ये देखो, ये है ब्लू वाला क्रोमेटिड, और बड़ा बनाते हैं,
मैडम बड़का बड़का बनाओ, हमको दिखता नहीं है, कहे को इतना छोटा छोटा बनाती हैं। और ये येलो ही है, चलो ये स्मॉल टी इसी की बात कर रहे हैं, इसको अभी हम शो नहीं कर रहे। अब वापस इसमें मियोसिस सेकेंड हुई, अब ये दोनों भी क्या होंगे, अलग, इधर और उधर, तो इससे 2 सेल बनी, एक इधर और एक इधर, न्यूक्लियस बना। ये ब्लू इधर चला गया, इधर आ गया ये वाला स्मॉल टी, और इधर आ गया ये वाला स्मॉल टी, इसके युग्मक बन गए। और एक एक येलो, ये येलो। इधर की कहानी सुनो, कहानी सुनाई मैया ने एक, इधर क्या हुआ, एक कैपिटल टी इसके पास और एक कैपिटल टी इसके पास, ये दोनों भी ऐसे खींचे जैसे वहां पे खींचे हैं, है ना, और 2 युग्मक बना लिए। कौन से कलर में, ग्रीन, ये और ये। अब बताओ ये अलग अलग हो गए, यही पृथक्करण का नियम है कि युग्मक निर्माण के समय सभी कारक पृथक पृथक हो जाते हैं, सब गायब। जो मिक्सिंग थी जिसकी वजह से कुछ शो हो रहा था और कुछ नहीं शो हो रहा था, वो सारा पृथक। अब ये कैसे मिलेंगे, 4 बन गए गैमेट। कौन कौन से गैमेट बने देखे तो, एक तो कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है, ऐसे तो गैमेट बनाते हैं हम, कैपिटल टी होता है तो 2 कैपिटल टी ले लेते हैं। इसके कितने गैमेट बने, ये इस येलो वाले को तो हमने कोई सिंबल दिया ही नहीं, ऐसे ही तो बनाते हैं। टी के एक टी और दूसरा टी, स्मॉल टी के एक टी और दूसरा टी। ये क्या है, ये जीन्स है, इसीलिए 2 बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मिलेंगे तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट। अब यहाँ तो कैपिटल टी, यहाँ पे मान लो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा F2PD का, तो उसी कॉम्बिनेशन में जाएंगे, उसी कॉम्बिनेशन में मिलेंगे और सारा खिचड़ा पकाएंगे। अब समझ गए कैसे बनते हैं गैमेट। मेंडल ने क्यों ये कैपिटल टी के 2 गैमेट बनाए, क्योंकि मियोसिस माइटोसिस ऐसे होता है, सब सोच समझ के बनाया था उन्होंने। चलिए समझ में आ गया, तो यही कहना चाह रहा है, और इसी को हम लक्षणों के पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि युग्मक क्या बनाएंगे, वो जीन्स आगे जाके कोई लक्षण शो करेंगे। तो जब प्रथम संतति के विषम युग्मजी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है जो F1 पीढ़ी में, पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो द्वितीय संतति F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात पृथक्करण होता है, अंततः इसे लक्षणों का पृथक्करण कहते हैं। इसमें क्या शो करना है, वो सेकेंड वाला पार्ट, F1 पीढ़ी से ये वाली कहानी। इसमें भी वही मियोसिस माइटोसिस अभी केस बताया ना, ऐसे 2 युग्मक बन जाएंगे, और फिर इसीलिए हमें क्या होते हैं 3:1, क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए अभी शॉर्ट में कर रही हूँ। और जीनोटाइप क्या मिलता है 1:2:1, ये यहाँ पे लिखना है, इतनी कहानी, इस नियम और विसंयोजन, और ये चारों नाम याद करने, ठीक है, एक ही है ये। तो इसी के साथ मेंडल के जो एक जीन संकरण है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आई होप आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा, जो 10th में पढ़ा था उससे भी कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बने रहिए, क्योंकि मेंडल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है।